ओके जी, हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन तो मतलब आसान ही है ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इनमें से कोई आंसर लाना ये टास्क हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन एक अलग तरीका हो जाता है इस क्वेश्चन पे। हालांकि ऑब्वियसली आप यही करोगे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू, इसको इधर ले जाके आर आर, तो वो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू वो सब ट्राई कर रहे होगे, उससे आंसर नहीं आ रहा होगा। पॉइंट क्या है, इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो। जब आप एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे इसको, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड से कर सकता हूँ ना मैं बोथ साइड्स। इधर वाई जेड कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 2/x। ठीक है, और माइनस एक्स जेड कैंसिल हो गया 3/y, ये आ गया। माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया 4/z dz। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ये आ गया। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना तो आता ही है ना, 12th का इंटीग्रेशन हो गया तो 2 log x मतलब log x स्क्वायर माइनस log y क्यूब माइनस log z4 इक्वल टू log c। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब z4 इक्वल टू c, आगे वाला। ठीक हो गया, आसान था है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस बताओ। देखो ऑब्वियसली यही तो सबसे आसान क्वेश्चन है इसमें, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस पर अगर इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे आसान तो यूसी हो ही नहीं सकता पूरी यूसी में, इनफैक्ट किया ही ये जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ आप लिमिट चेक करो, यहाँ आप लिमिट चेक करो, इस पूरे के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, बस बात खत्म हो गई। 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ इसकी, क्योंकि ये बाउंडेड हो गया और इसकी 0 पर अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, साइन 1 आ गई और इसके अंदर कॉन्टिन्यूस है, तो सिर्फ ये फंक्शन मेरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, हो गया, आसान था। अब देखो जिसने मीट्रिक स्पेस पढ़ रखा है उसके लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। क्यों, हमें पता है d/1 प्लस डी टाइप के मीट्रिक स्पेस होते हैं, हमें पता है। देखो हाँ, इसमें बस ये कह लो आपकी थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर मान लो, हमारे जो टाइपिस्ट हैं बड़े खूबसूरत हैं तो खूबसूरती में ऐसे ही दिक्कतें आ जाती हैं भाई। ठीक है d1 प्लस 4d2 प्लस 2020 d3, ऑब्वियसली ये और ये मैट्रिक्स इसने बोल ही रखा है d1 d2 का, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस की साइड से इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब आप प्रूव वगैरह तो मैं नहीं करने बैठ रहा, लेकिन अगर आपने मीट्रिक स्पेस थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो ऑब्वियसली ये उस डेफिनेशन के बेस पर ही हो रहे हैं। यहाँ मैक्सिमा हो मिनिमा हो ये सब मीट्रिक स्पेस हो जाते हैं। अच्छा, तीनों ट्रू नहीं है, ये पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो चीज़ है ना, इसमें इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इनफैक्ट इससे भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ बाहर माइनस आ गया तो इस वजह से ये मीट्रिक स्पेस नहीं है। लेकिन ये दूसरा नॉट अ मीट्रिक स्पेस का मतलब आंसर इसका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आसान ही है क्वेश्चन तो, मतलब या फिर मुझे लग रहे हो आसान है वैसे क्वेश्चन, कहाँ दिक्कत है इसमें बताना। कोई क्वेश्चन है, कहता z इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब z माइनस 0 की कौन सी पावर आ रही है, ये वो पावर पूछ रहा है इससे। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर z तो पता नहीं क्यों, ये तो 12th से भी बेकार क्वेश्चन हो गया। z साइन स्क्वायर z, साइन z को एक्सपेंड कर दो, हमेशा यही करना होता है पूरे कॉम्प्लेक्स में। अगर आप पढ़ रहे होगे तो समझदार अगर आप हो, ऐसी कहीं भी चीज़ आ जाए ना, कोई भी दिक्कत हो, उसको एक्सपेंड कर दो, बस बात खत्म। ये स्क्वायर है, ये z स्क्वायर है, तो जब आप इसे बाहर लोगे तो z दिख रहा है ना भाई, ये स्क्वायर है और ये z है, तो ये z क्यूब आ जाएगा, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। वेरी गुड, कितनी जल्दी हो गया ये भी। नेक्स्ट, ये भी अब आप समझदार होने चाहिए। ठीक है, मतलब समझदार होने चाहिए आप। हमें पता है n+1/2 का होल स्क्वायर, किस चीज़ का पता है, सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का, ध्यान है ये नहीं है ध्यान, 1 + 2 + 3 का नहीं करते थे बचपन में, अब ये 12th 11th वाली चीज आ गई, n+1/2। ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का, ऐसे ही 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का। लेकिन यहाँ पर n ये है तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, 2n-1, ठीक है, और फिर 2n-1 + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 6 में n की पावर 4 चल ही रहा था। ठीक है, तो -1 + 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर था और यहाँ पर n4 था, तो ये स्क्वायर आ जाएगा और ये गायब हो गया। इसका मतलब इसके साथ अब स्क्वायर है ये वाला, तो अब देखो ये n स्क्वायर है, इस n स्क्वायर को अगर मैं अंदर लेकर जाऊं तो 6 × 2n-1 / n का स्क्वायर, ये नहीं आ गया ये। ठीक है,
अब इससे आसान तो कुछ रहा ही नहीं ना हमारे लिए, 6 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। अब कुछ नहीं बोल रहा है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 6 इंटू 4 24। इससे ज़्यादा आसान इस क्वेश्चन इस धरती पे हो ही नहीं सकता। अच्छा सॉरी हो सकता है ये वाला ठीक है। एक्चुअली इसमें अगर अब आप थ्योरी देखो और टर्म्स देखो, ऐसा लगेगा ओ ये क्या आ गया, ऐसे कौन करेगा इस क्वेश्चन को, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, मतलब छोड़ना हो छोड़ देना, मैं नहीं कुछ बोल रहा आपसे, आपके एग्जाम है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ नहीं, हमें कोई कोऑर्डिनेट वगैरह का भी ध्यान नहीं देना, हमें तो बस ये पता रहना चाहिए सर्कल है और इसने लेस देन और इक्वल टू पर बोला है, तो इसका मतलब मेरी एक चीज क्लियर हो गई, ये बन गया सर्कल, बात खत्म। अभी जो भी सेंटर वेंटर दे रहा है उसमें क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो बनाऊं मैं क्यों। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये सर्कल बन गया पहले वाले से, ये बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह डाल लोगे। एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ कहीं से वो आ भी रहा होगा, ऐसे ऐसे पास 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 ऐसे होता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4 है ना ये इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये सर्कल का ये हिस्सा भी आ गया। तो अब अगर मैं एक पेंसिल से एक दूसरे के कर्व के पास जाऊं तो मैं जा सकता हूं, इसका मतलब पाथ कनेक्टेड, एवरी पाथ कनेक्टेड कर्व इंप्लाइज इट इज कनेक्टेड, ठीक है। ये इन्फानाइट भाई यहां से आ रहा है ना ये, तो इसका मतलब अनबाउंडेड है, बाउंडेड बोल रहा है, अनबाउंडेड कभी भी कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता इस धरती पे, तो ठीक है। तो ये तो और भी आसान था, पिछले वाला हमें लग रहा था आसान। ये नेक्स्ट है, कुछ नहीं है इसमें भी, रियल एनालिसिस पढ़ते हो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एक आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये दोनों रिजल्ट वहीं से प्रूव हो जाते हैं। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, जिसने पढ़ी होगी वो तुरंत टिक कर चुका होगा इसे, ठीक है। ये अब आप इसको देख लो, हाँ इसका क्या काउंटर एग्जांपल ले सकते हो, ए की वैल्यू 1/पाई मान लो, ठीक है। और अब बताओ मुझे पी और क्यू कौन से होंगे कि नेचुरल नंबर से जो ये इसके इक्वल आ जाए। ऐसे आप यहाँ पे 1/पाई मान लो, ठीक है। तो ऐसे कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे जो ऐसे दिखा दे, तो ये काउंटर एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये दोनों मतलब गलत हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है उसने वही पूछा है कि गलत कौन से हैं, इसका मतलब सी और डी इसके आंसर हैं, ए और बी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 21। अब भाई ये ग्रुप थ्योरी इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकता। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मस्ट हैव, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसने कहा मस्ट हैव अ सब ग्रुप, कोई गारंटी वाला केस ना लेना। ये कहता ग्रुप ऑफ ऑर्डर है 12, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इस ग्रुप का एक सब ग्रुप तो जरूर होगा भाई, 12 ऑर्डर का एक सब ग्रुप तो जरूर होगा, मुझे भी पता है बात, आपको भी पता है ना, हम दोनों ही 10वीं पास हैं ठीक है। अब एक थ्योरम ऑब्वियसली पढ़ी होगी आपने, क्या नाम था, कौन-सी थी, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, P क्या है, प्राइम है, तो फिर इस P के ऑर्डर का एक सब ग्रुप जरूर मिलेगा, ठीक है। P मतलब 2 3, ये प्राइम होगा ना जो इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 का और 3 का, ये कहता 2 का मिलेगा, लेकिन 4 की कोई गारंटी नहीं हो सकती ना। 3 और 12 ये मेरे पास गारंटी है, मेरे को गारंटी वाला केस लेना है, तो इसमें डी ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये फिर से आ गया वही वाला केस, वही वाला मैंने बताया था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इस पर लिमिट देखो, इस पर लिमिट देखो, लेकिन इसमें ना एक झंझट है, अब आप इसमें लिमिट चेक करते रहो, शायद गड़बड़ बैठे। बड़ा आसान सा गेम है, साइन हमें पता लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो 1/n4, ये भी वही केस, ये भी वही केस, ठीक है। बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, यूसी है ना, तो इसका मतलब ये भी और ये भी तीनों यूसी हो गए। उसने पूछा नॉट यूसी, जब 3 हमारे हो गए तो इसका मतलब यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, समझ रहे हो ना। उसने पूछा नॉट यूसी, तो ये तो हमारे यूसी हैं। ये कहता है 1/n+e, अब देखो माइनस ई पर देखो इसकी लिमिट, -e+e 1/0, तो 1/0 तो फिर भाई लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, इसका मतलब ये यूसी नहीं हो सकता, इसका मतलब यही वाला ट्रू है, क्योंकि उसने वही पूछा है कि यूसी कौन सा नहीं हो सकता, ये बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन है भाई, बताओ कोई धरती पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिए, हमें पता है, देखो इसमें क्या है, डायगोनलाइजेबिलिटी की बात कर रहा है भाई। अब मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो जिनको पढ़ा, मतलब जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है। हमें एक रिजल्ट पता है, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इंप्लाई करेंगी डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है। एक रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और तो पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना भाई, नीचे वाले ट्रायंगल के हिस्से पे एक ट्रायंगल रखा हुआ है, नीचे वाले हिस्से पर एक ट्रायंगल रखा हुआ है, और ऊपर सब 0 है, तो इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले पूरे मैट्रिक्स में ऊपर वाले हिस्से पर एक ट्रायंगल रखा हुआ है, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनके जो डायगोनल पर जो वैल्यूज होती हैं उन्हें आइगन वैल्यू बोलते हैं। 1 और 2 दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है। ये कह रहा है नॉट डायगोनलाइजेबल, झूठ बोल रहा है। 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ये कह रहा है 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डायगोनलाइजेबल, ये कह रहा है नॉट डायगोनलाइजेबल, ये भी महापापी है।
ये कह रहा था मैट्रिक्स दिस इज नॉट डायगोनल। अब हाँ, अब थोड़ी सी भी मेहनत वाली बात आ जाएगी। अब यहाँ पर मेहनत भी कुछ नहीं, 2x2 के मैट्रिक्स में पूछ रहा है, इससे आसान तो फिर क्या ही होगा ना इस धरती पे। 1 1 0 1 ये है भाई, सीधी बात है 1 और 1। अब आपको एक चीज समझ आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1 है। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की इस दुनिया में आपने थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता चल जाएगा कि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। अब ये अगर डायगोनलाइजेबल बनाना है ना, तो ये 2 आइगन वेक्टर दे दे अगर मुझे, तो मेरा काम बन जाएगा भाई। जितनी उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी उतनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गई तो मेरा काम बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना मैंने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। वो मुझे पता है, n माइनस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। n की वैल्यू मुझे पता है 2 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। लैम्डा की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसका मतलब a माइनस आई। a माइनस आई मतलब 1 0 0 1 ही तो है ये, a माइनस आई। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1। तो ओहो, ये तो इसकी रैंक पूछ रहा है इसका मतलब। तो 2 माइनस 1 आ गया इसका मतलब, ये तो 1 आ गया इसका मतलब। एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1। ओह माय गुडनेस, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ओहो, इसने यही लिखा है नॉट डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब ये ट्रू है, ये चीज सही लिखी है इसने। और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका मतलब सी इज द आंसर। समझ गए, ये तो आसान थे। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ OD dy by dx इक्वल टू y, y0 इक्वल टू 0। TIFR का क्वेश्चन है, शायद 2010 का OD का क्वेश्चन है TIFR का। OD के TIFR में ज़्यादा नहीं आते हैं भाई क्वेश्चंस, मतलब रेयरली ही आते हैं, कुछ एग्जाम्स में तो आते ही नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये दे दिया। आप तो क्या करोगे इसमें, है तो कुछ नहीं वैसे, इतना आसान है, बहुत काफ़ी पुराना हो गया होगा इसका मतलब उनकी साइड से भी। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू y दे रखा है ना हमें, तो वेरिएबल सेपरेबल कर दो इसमें, तो पता भी नहीं चलता हमें और वेरिएबल सेपरेट हो भी जाते हैं। ये तो मेथड ही ऐसा है। ठीक है, तो ये आ गया log y इक्वल टू x प्लस c ले लो। ठीक है, तो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x प्लस c। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ई रेज टू द पावर x डॉट ई रेज टू द पावर c, ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं a मान लूँ। y ऑफ x इज इक्वल टू a ई रेज टू द पावर x। ये अच्छा लग रहा ना। ठीक है, तो फिर क्या, y0 इक्वल टू 0 दे रखा है, x की वैल्यू 0 रखूँगा इक्वल टू 0, ये दे रखा ना। अब x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y0 क्या आ गया इससे, a e0 मतलब 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। तो सीधी सादी सी बात है, yx इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ रहे हो ना, a की वैल्यू 0, यहाँ पे तो आसान था ये, तो फिर क्या ही करना था इसमें, तो टाइम वेस्ट ही नहीं होना चाहिए था, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसमें तो। ठीक है, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, बड़े समझदार होने चाहिए अब तो आप। ऊपर जो ट्राइंगल है उस मतलब पूरे मैट्रिक्स में ऊपर ट्राइंगल पर कुछ मैट्रिक्स रखा हुआ है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा इसे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। जब भी ऐसे ट्राइंगल हो मेरे पास, डायगोनल पर मैंने को देख लेनी है, जो डायगोनल पर वैल्यूज होती हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। और आइगन वैल्यूज मेरी क्योंकि 1 2 3 डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हम कर चुके हैं पहले, डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब ट्रू। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जब भी ऐसे डिफरेंशिएशन की वो अगर बात करें, ऐसे डेरिवेटिव की वो अगर बात करें, तो हमें पता रहता है, हमें कुछ नहीं करना होता, बस जैकोबियन ले लेना होता है। एक जैकोबियन ले लो और इसमें ये जो 2 फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स वाई में x क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स, इसे g और h मान लो। ठीक है ना सर, क्या ठीक है, एक बार करके बताओ। देखो एफ ऑफ एक्स वाई है, ये कह रहा है ये है एक्स क्यूब प्लस 1 और ये है वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें माइनस साइन एक्स है भाई, इसमें एरर है, जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उन्हें पता चल गया होगा, यहाँ माइनस साइन एक्स है। ठीक है, इसे आप g मान लो, इसे आप h मान लो, जैकोबियन लेना आता है, इसे जी एक्स ऑफ एक्स वाई, जी वाई ऑफ एक्स वाई, एच एक्स ऑफ एक्स वाई, एच वाई ऑफ एक्स वाई, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं फिर। ठीक है, तो क्या करना है, जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर, जी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई में इसका करूँ तो 0 ही आएगा। अब आगे एच एक्स वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वाई क्यूब का 0, एच वाई तो 3y स्क्वायर आ गया। ये क्या है, ए है ये तो। ठीक है, हो गया, आसान था। ठीक है ना, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। अब इसमें देखो मतलब मेरे को तो आसान ही है, लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा आसान तो है नहीं, बट इसमें फिर भी पता नहीं क्यों कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, करनी नहीं चाहिए। क्या है पॉइंट, क्या था 1 2 3 1 4 9 और 1 8 27, ये मैट्रिक्स है। तो इसका पहले मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 1 4 9 1 8 और 27, ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। एक और मैट्रिक्स भी है, जैसे मैं अगर इसे ए मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो मैं इसे बोल दूंगा एज टू बी मैट्रिक्स। वो क्या है एज टू बी मैट्रिक्स, कौन सा होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 4 9 1 8 27, ठीक है। तो यहाँ पर एक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप लोगे तो 1 1 1 के ए एक्स इक्वल टू बी वाला सिस्टम है ना, पता है ना ये चीज़, 1 1 1 पता ही होगी भाई, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिर्फ उनके लिए है क्वेश्चन जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी हो, समझ रहे हो, मतलब जिन्होंने थ्योरी जिनको आती होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, उनके लिए अब वो समझ गए होंगे मैंने क्या किया यहाँ पर, और वरना तो फिर बस ठीक है बस ठीक है। देखो ए और एज टू बी, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, हमें रैंक से मतलब होती है, रैंक ऑफ ए निकालो। रैंक ऑफ ए निकालनी आती है आपको, जिन्हें रैंक निकालनी आती है निकाल दो, इसकी रैंक निकाल देना, फिर रैंक ऑफ एज टू बी, जिन्हें इसकी निकालनी होती है निकाल दो। इसकी रैंक अगर आप ना भी निकालो तो एक और तरीका भी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, अगर वो आ जाए तो रैंक ऑफ ए बिल्कुल वही होती है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही केस होगा, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे वो नॉन जीरो आएगा, रैंक निकालोगे 3 आएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको चीज़ें तो निकालनी आती ही हैं, ठीक वैसे आप इसमें भी वही काम करो, 0 0 बना दो इसको, फिर वही रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म करके इसकी भी रैंक 3 आ जाएगी। अब हमें ये रिजल्ट पता रहना चाहिए, रैंक ऑफ ए अगर इक्वल हो रैंक ऑफ एज टू बी के, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के इक्वल आए, जो कि बेसिकली इसमें 3 हैं और 3 ही नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। अगर ये रिजल्ट हो तो मैं बोलता हूँ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है ना जी, यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ पर इसमें ओनली 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, फिर ये चीज़ तो क्लियर है। नेक्स्ट TIFR का क्वेश्चन है भाई, ये भी कुछ बच्चों ने तो कर दिया था इसका सही, कुछ के साथ हमने कुछ दुविधा आती हुई देखी, ठीक है। सम ऑफ द सीरीज 1/1.2 + 1/, अब इसमें कुछ ना क्या है कि अब देखो अगर आप ऐसे ही देखने लग जाओ शायद गड़बड़ हो जाए, आप इसको कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व करने की वैसी कोशिश कर लो। कैसे, 1/1.2 को ना 1 - 1/2 भी तो लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से मुझे पता चल जाना चाहिए। 1/2 - 1/3 भी लिख सकता हूँ मैं इसको मैं 1/3 - 1/4 भी लिख सकता हूँ, समझ गए होगा मेरा पॉइंट। इसको मैं 1/100 - 1/101 भी लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। दूसरे वाले से इसका पहला वाला, इसके दूसरे वाले से इसका पहला वाला, इसके दूसरे वाले से इसका पहला वाला, यहाँ कहीं इसका दूसरा आएगा और इसके पहले वाले से कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 - 1/100, ठीक है। तो 100 - 1/100, नहीं सॉरी, ये क्या 101 100 कहाँ लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गया था ना, ठीक है सॉरी। तो 101 - 1 100/100, ठीक है। तो ना तो भैया ने ये दिया ना ये दिया ना ये दिया, TIFR वाले ओवर स्मार्ट बन रहे थे ठीक है, डी आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जिसने पढ़ रखी है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, Z/mz और Z/nz, m और n का GCD ले लेना होता है, 20 और 29 GCD 1 आ जाएगा। कोई बच्चा पूछ सकता है सर GCD तो बता देते क्या होता है तो भाई फिर से BSc करना स्टार्ट करो आप। चलिए अब ये क्या है जी, कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। √7 √7 + √7 √7 +, समझ गए, कन्वर्जेस टू बताना है। तो an की वैल्यू देख लो, अब आप इसमें क्या आ रही है भाई, an की जो भी वैल्यू होगी लास्ट में जो भी होगी ऐसा ही आएगा ना कुछ, √7 प्लस यही चीज़ तो जा रही है और यही चीज़ स्टार्टिंग से है, तो मैं इसकी जगह an लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा। an जहाँ भी सीक्वेंस होगा कन्वर्ट करेगा किसी उस पर, तो मैं उसे l अगर ले लूँ तो l², और ये वाला an इधर जाएगा -l, और ये वाला 7 इधर जाएगा -7 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा ये। सर एक बार करके दिखा दो, लास्ट है ये तो, ठीक है भाई, खेल लो। अब आप नहीं मान रहे हो तो, वरना कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें। -b -1 तो मतलब -1 मतलब 1 + √b² 1 -4a और c तो 1, समझ गए ना, 1 -
4AC A1 है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 28 29 अपॉन में 2A, A की वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया। 1 माइनस रूट 29 हो नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो 1 प्लस रूट 29 अपॉन 2, मैं भी तो ये बोल रहा था ठीक है, तो ठीक है फिर। और अब ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वही जो हर यूट्यूब चैनल, ओहो ये हमारा पेट मेल एंड था ठीक है। देखो, डाउनलोड द ऐप ई-लॉग अकेडमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये समझ रहे हो ना टू बाय अवर कोर्सेज। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो ऑब्वियसली। तो ठीक है फिर, ओके।